Good morning to everyone. Dear all, today I will work on the word problem. Word problem का मीनिंग ये हुआ कि आपके पास इक्वेशन यहाँ गिवन नहीं होंगे, यहाँ एक सेंटेंस दिया होगा, उस सेंटेंस से इक्वेशन को तैयार करना है। इसका कुछ सिंपल कंसेप्ट है जिसको अभी हम आपके सामने बोलेंगे, तो ध्यान रखिएगा। जैसे मान लिया जाए कुछ ऐसा वर्ड है, इसको ध्यान कोई खास करके, अगर किसी वर्ड सेंटेंस में अगर कोई सेंटेंस है जिसमें विल दिया हुआ है या सेल दिया हुआ है, वाज दिया हुआ है या वेयर दिया हुआ है, ठीक है, वाज दिया हुआ है या वेयर दिया हुआ है, विल दिया हुआ है या सेल दिया हुआ है। तो विल और सेल का मतलब क्या होता है? फ्यूचर की बात कर रहे हैं, सब पढ़े हुए होंगे इंग्लिश में कि विल और सेल का यूज करते हैं फ्यूचर टेंस में। इसका मतलब कि फ्यूचर में अभी से पहुंचने के लिए हमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, कुछ माइनस करना पड़ेगा, कुछ जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब जहां भी विल सेल हो, राम्स एज विल बी 2 years मोर देन आफ्टर दिस ईयर, है ना, इन सब में समझ जाना है प्लस करना है। कैसे क्वेश्चन आएगा तो आपको अपने आप मालूम चलेगा प्लस के लिखे इसका मीनिंग क्या होगा। बस एक ट्रिक पर सेट किए इसको सीखो। वाज वेयर है मतलब जो बीत चुका है, यहाँ क्या होगा? माइनस। वाज वेयर में आपको माइनस करना है, और विल सेल जब होगा तो हमें प्लस करना है। पहला ये हो गया। एक्सीड मतलब क्या होता है? एक्सीड मतलब बढ़ना। एक्सीड रहेगा या इनहेंस रहेगा तो भी समझ जाना है बढ़ाना है, मतलब क्या करना है? प्लस करना। कहीं रहेगा रिसीड, सॉरी डिसीड, डिसीड रहेगा या डिमिनिश रहेगा। डिमिनिश का मतलब भी होता है माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। एक्सीड या इनहेंस बढ़ाना, डिसीड में भी कम करना, और डिमिनिश मतलब भी क्या होता है? कम करना, या रिड्यूस मतलब भी क्या होता है? कम करना। ये तीनों वर्ड जहां रहेगा समझ जाना कि वहां माइनस करना है, रिड्यूस करना है, कम करना उसको, ठीक है। उसके बाद ये मेन तो हो गया, और बाकी आप लोग सब जानते होंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। टाइम्स का मतलब क्या होता है? टाइम्स का मतलब गुना होता है, ठीक है। 2/3 का मतलब क्या होगा? नहीं लिखा हुआ 2/3 मतलब क्या? 2/3 का मतलब होगा कि हमें 2/3 से गुना करना है, 2/3, ठीक है। और भी बहुत सारा वर्ड मिलेगा रास्ता में, तो उसको बताएंगे। फिलहाल आप लोग इतना लिख करके थोड़ा जगह भी छोड़ लोगे, कुछ मिलेगा वर्ड तो आपको आगे दिखा देंगे, ठीक है। इन सब वर्ड पर बेस्ड प्रॉब्लम का हम शुरू करेंगे। तो ये सबसे पहला वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड का जो टाइप है वो है मनी मैटर्स। तो अब एक सब देखोगे, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मनी मैटर, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मनी मैटर। मनी मैटर पर बेस्ड प्रॉब्लम का काम हम लोग अभी शुरू करेंगे। चलिए, इसको जहां भी लिखे हैं थोड़ा जगह नीचे छोड़ लोगे, और हम लोग आगे दिखाएंगे तो मिलेगा कुछ ऐसा वर्ड और। तो फिलहाल इसको आप ध्यान रखिएगा। वाज वेयर या सेल विल का यूज खास करके एज प्रॉब्लम में होगा। एज प्रॉब्लम है उसमें। अभी मनी मैटर पे काम शुरू कर रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, सभी ध्यान से सुनोगे। देखो 8 chairs एंड 5 tables for a classroom cost rupees 10,500, fill for while 5 chairs and 3 tables cost rupees 6,450 full stop.
फुल स्टॉप, फाइंड कॉस्ट ऑफ ए चेयर एंड ए टेबल। एक चेयर और एक टेबल का कॉस्ट निकालना है। पहले समझोगे ध्यान से इसका क्या ट्रिक है, क्या कंसेप्ट है। देखिए सभी ध्यान से सुनो कर क्या होगा। जब भी वर्ड प्रॉब्लम बना रहे हैं और वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है तो समझ जाना वहां दो इक्वेशन बनाना है। दो इक्वेशन बनाने, पहला इक्वेशन जो बनेगा वो आप देखिएगा कोमा, कोमा हो, एंड हो, देन हो, देन नहीं, कोमा हो एंड हो। तो समझ जाना कोमा और एंड के पहले जो एक सेंटेंस है, तो कोमा के पहले सेंटेंस है 8 chairs and 5 tables for a classroom cost रुपीज इतना, है ना। कोमा के पहले एक सेंटेंस ये है ना, और एक सेंटेंस वाइल के बाद ये है, कोमा के बाद है वो। तो कोमा के पहले जो एक सेंटेंस देख रहे हैं आप, उस सेंटेंस से पहला इक्वेशन बनेगा, और कोमा के बाद जो आप देख रहे हैं सेंटेंस एक और, उससे दूसरा इक्वेशन बनेगा। और जो कुछ तो कोमा की जो पहले का टर्म आप देख रहे हैं वो कोमा के पहले का टर्म जो आप देख रहे हैं, कोमा के पहले जो भी आप सेंटेंस है वो फर्स्ट इक्वेशन के लिए होगा, और कोमा के बाद जो आप देखेंगे वो किसके लिए होगा, सेकंड इक्वेशन के लिए होगा। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये ध्यान रखोगे, जिसको निकालने का रहा है, निकालने क्या कर रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए चेयर एंड ए टेबल। जिसको निकालने का है उसी को एक्स वाई मानना है हमेशा, हर क्वेश्चन हमें निकालने क्या कहा गया, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए चेयर। तो मान लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ ए चेयर बी रुपीज कितना, एक्स, एंड द कॉस्ट ऑफ ए टेबल बी रुपीज कितना मान लेंगे, सही है ना। जो निकालने कहा गया हमें उसे एक्स और वाई मानना है। मान लिए एक चेयर को एक्स मान लिए, एक टेबल का कॉस्ट वाई मान लिए। आप चाहे तो एक टेबल को वाई मान लेते या चेयर को एक्स मान, तो भी सही है, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है। जो निकालने का उसको एक्स मानेंगे। कोमा या एंड के पहले जो होगा सेंटेंस वो पहला इक्वेशन के लिए होगा, और कोमा और एंड, कोमा है ना, कोमा के बाद जो सेंटेंस दिखाई पड़ रहा है वो दूसरा इक्वेशन के लिए होगा। ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन को। फिर बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन में जो कुछ निकालने कहा है उसको एक्स और वाई मानना है। निकालने का एक चेयर का कॉस्ट और एक टेबल का कॉस्ट। तो एक चेयर का कॉस्ट क्या मान, रुपीज एक्स मान लिए, और एक टेबल का कॉस्ट क्या मान, रुपीज वाई मान लिए। चलिए पहला एक ध्यान दीजिएगा, एक चेयर, जब एक चेयर का कॉस्ट 8 रुपए एक्स माने हैं तो 8 चेयर का कॉस्ट कितना होगा, 8x, सही है ना। तो 1 चेयर का कॉस्ट x माने है ना, 8 चेयर का कॉस्ट कितना हो गया, 8x, एंड 5 टेबल्स का कॉस्ट कितना हो गया, सही है। एक टेबल का कॉस्ट y रुपीज है तो 5 टेबल का कॉस्ट 5 y। आपका 8 चेयर और 5 टेबल्स का जो मिला करके कॉस्ट पड़ा वो कितना पड़ा, 10,500। इसका मतलब दोनों कॉस्ट का सम सब मिला करके ना पड़ा 10,500। ये क्या बन गया हम लोग का पहला इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें। फिर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, फिर लिखा 5 चेयर्स, 5 चेयर, अब दूसरा इक्वेशन पे आ रहा है, कोमा के बाद है ना, 5 चेयर का दाम बोलो कितना होगा, 5x, और 3 टेबल का कॉस्ट कितना होगा, 3y। दोनों का टोटल कॉस्ट प्लस करना पड़ेगा, क्या दिया हुआ है, 6,450, सही है। चलो अभी दोनों इक्वेशन बना लिए, सॉल्व सिद्धांत करने के लिए सॉल्व कैसे करोगे, तो x या y के कोएफिशिएंट को सेम करना है। बोलो इस दोनों के कोएफिशिएंट को सेम करने के लिए इस दोनों का एलसीएम निकालते हैं। 5 और 3 का एलसीएम 15। ये 15 कब बनेगा, जब इसमें गुणा करें 3 से। ये 15 कब बनेगा, गुणा 5 से बन जाएगा। फिर ना बनाइए तो फास्ट सॉल्व घर में कर लोगे, बस इसको मैं नोट करोगे। ठीक है, सॉल्व सबको से करोगे, इक्वेशन बनाने का मौका होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, जिसको ट्राई आप लोग खुद से करोगे, सिर्फ इक्वेशन बनाना है, हम सबसे पूछेंगे। फिर लिखो, द कोच ऑफ ए क्रिकेट, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम
बाइज मीन्स खरीदा वो, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 13,200। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप जहां हो गया समझ जाओ ये फर्स्ट इक्वेशन खत्म हो गया। क्या बिल्कुल लेटर मीन्स बाद में, LATER इसका मतलब क्या होता है बाद में। लेटर के बाद कॉमा है। P बाइज उसने खरीदा 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 5,900। फुल स्टॉप। फाइंड द कॉस्ट ऑफ each bat and each ball. Find the cost of each bat and each ball. हम जिनसे पूछेंगे वो बारी बारी से बताओगे वो क्या मानना है, पहले किसको एक्स किसको वाई, तो जिनसे भी पूछेंगे जवाब देना उन्हीं को। पहले क्वेश्चंस को बढ़िया से पढ़ लीजिए। हो गया क्वेश्चन सब पढ़ लियो ना। क्वेश्चन को हम समझा भी नहीं। क्रिकेट टीम का कोच है। कोच जानते हो क्या होता है? जैसे भारतीय क्रिकेट टीम के कोच थे ग्रेग चैपल, बिग बार नाम याद सुने हो? तो कोच क्रिकेट टीम का जो है उसने 7 बैट खरीदा और कितना बॉल? 6 बॉल। कितने रुपए में? कितने रुपए में। उसके बाद फिर का लेटर ऑन मतलब फिर बाद में उसने खरीदा 3 बैट और 5 बॉल। कितना में? कितना? फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। चलिए बोलिए किसको एक्स माने किसको वाई माने, तुम बताओगे किसको एक्स माने और किसको वाई माने। 7x + 6। हम इक्वेशन नहीं पूछ रहे, हमें सबसे पहले मानना होता है लेट एक्स एंड वाई। किसको एक्स माने? हाँ क्या बैट? बैट संख्या माने, बैट के एक्स माने, कॉस्ट माने, क्या माने? बैट की संख्या को एक्स माने या बैट का कॉस्ट एक्स माने? संख्या एक्स मानेंगे। संख्या दिया हो ना यहाँ 7 बैट निकालना क्या क्वेश्चन बोलो। फाइंड द कॉस्ट ऑफ, है ना, जो निकालना उसको एक्स वाई मानते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ कितना बैट माने? 2 बैट, 3 बैट, 4 बैट, 5 बैट, 1 बैट। ईच मतलब क्या? प्रत्येक। प्रत्येक मतलब प्रति एक, मींस एक कितना। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी रुपीज क्या एक्स मानेंगे। फिर द कॉस्ट ऑफ कितना? 1 बॉल क्या माने इसको? सही है ना। क्वेश्चन को फिर सुनो, जो निकालना है उसको एक्स पे मानते हैं। मान लो किसी क्वेश्चन में राम और श्याम का ही निकालना है, क्या मानेंगे? लेट राम से बी एक्स एंड श्याम से बी वाई। ठीक है, वही शुरुआत करना है। तो सबसे निचले लाइन से चलना है फिर ऊपर पहुंचना है। ठीक है, बैठो। चलो बताओगे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? 7x। 7 बैट का कॉस्ट होगा 7x। सही है? नहीं होगा? अरे 1 बैट का कॉस्ट x माने 7 बैट का कॉस्ट 7x। सही है। और बोलो आगे। +6y। वेरी गुड। +6y r। सही है। ठीक है ना। 7x ये आपका टोटल कॉस्ट ऑफ क्या आ गया? 7 बैट। 6y ये क्या? टोटल कॉस्ट ऑफ 6 बॉल। और सब मिला के फुल कॉस्ट कितना दिया? इतना दिया। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा तुम बताओ पिता? मान चुके हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या लिखेंगे? फर्स्ट बना दिया हम, फर्स्ट सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक में। सेकेंड इक्वेशन को सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ लो, उसके बाद हम सेकेंड इक्वेशन क्या लिखेंगे? 3x वेरी गुड प्लस 3 बैट का कीमत 3x हुआ। 5 y फर्स्ट क्या लिखेंगे? 5900। सही है। ठीक है, क्या इस दोनों को सॉल्व कर लेंगे? अब बन जाएगा। हमेशा ध्यान दो, जिसको निकालना है उसको एक्स वाई मानना है
फिर उसके अकॉर्डिंग काम करना है। चलिए फटाफट लिखिए फास्ट में इसको। सॉल्व करने वाला काम थे घर पर कर लोगे ना, सिखाते हैं बहुत बार सिखाए हैं, इसको ध्यान में दे रहे हैं। सिर्फ इक्वेशन को कन्वर्ट आप कर लीजिए, समझ जाओ क्वेश्चन वही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं पूछूंगा, जवाब देना है। 37 पेन्स and 53 pencils together cost rupees 955, while 53 pence and 37 pencils together cost rupees 1115. Find the cost of a pen and a pencil। हम क्वेश्चन कहीं से ही पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस को पहले आप ठीक से पढ़ लीजिए, ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को सही से पहले पढ़िए, लिखने के बाद वो दुकानदार 37x किसका दाम है, 37 पेन का दाम है, और 53y 53 पेन का दाम है, सब मिलाकर के इतना लिया। और वही दुकानदार कुछ देर बाद में कितना ले पड़ेगा, क्या वही सेम चीज है? देखो सेम चीज है कि नहीं है? सेम है। ऐसा ये पॉसिबल है क्या? नहीं। इसीलिए ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट हम सिखाने ही दिए आपको कि आप जिस रिदम में चल रहे हैं, बस पहले पेन है तो पहले x मान लिए, फिर y एवे करेगा। यहाँ भी पहले x पहले y हो गई, गलती हो जाएगा। फिर से बोल एक बार ऑन कर दो। देखो फिर से बोल रहा हूं मैं, यहां पर आप इस चीज को ध्यान रखोगे हमेशा। ये 37 पेन्स है, यहां पर 53 पेन्स लिखा हुआ था ओरिजिनल में, ठीक है, और 37 पेंसिल लिखा हुआ था ओरिजिनल में। तो आप बिल्कुल लिखते 53x किसका दाम, 53 पेन का दाम, और 37y किसका दाम, 37 पेंसिल का दाम, सब मिला के इतना आप बिल्कुल कह सकते थे। ये सही है, लेकिन हमेशा आप उस चीज का ध्यान रखोगे कि आगे लिखा हुआ पेंसिल है कि पेन है, यानी कि x देखा बस x यहाँ लिख दिए, इसको देखना उचित नहीं है। आपका जो कंटेंट है उसको ध्यान देना वो क्या है, ठीक है। सब सॉल्व कर लो इसको। सॉल्व कैसे करेंगे इसको? एक बार जोड़ना, एक माइनस करना, क्योंकि क्रॉस का टर्म क्या है, सेम है, नहीं तो ऐसे निकालने में टाइम लग जाएगा आपका। चलिए यहां तक तो चारों क्वेश्चन सेम टाइप का था, अब थोड़ा सा से अलग है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जिसको आप क्लास 9 में पढ़े भी थे, लेकिन वो 1 वेरिएबल के साथ ये 2 में आएगा। बेटा इसको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखो, ध्यान कर देना। देखो टैक्सी चार्ज इन ए सिटी, टैक्सी चार्ज इन ए सिटी consist of fixed charge and remaining depending upon the distance traveled in kilometer, कॉमा नहीं है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप मतलब पहला इक्वेशन खत्म हो गया है, ठीक है। फुल स्टॉप इफ ए पर्सन ट्रेवल 60 किलोमीटर
he pays rupees 960 and on traveling 80 kilometer he pays rupees 1260 full stop. Find fixed charge and charge per किलोमीटर। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए आप लोग, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये ढंग से बना रहे थे क्वेश्चन को मन से आप लोग पढ़ो ठीक से। इसको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस को मैं पढ़ रहा हूं, पहले क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए सब। एक टैक्सी है, मतलब ऑटो मान लो, ठीक है। एक ऑटो, इस क्वेश्चन को समझो इस तरह से, ये मान लो स्टेशन से विद्यापीठ चौक है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका मान लो बढ़ैया, ठीक है, जो भी आगे आ रहा है। एक टैक्सी है जिसका दाम फिक्स है, ऑटो का दाम फिक्स है कि अगर वो स्टेशन एस से विद्यापीठ चौक तक जाएगा तो 5 रुपया भाड़ा लिया करता था, बट अब 10 कर दिया है। सही बात है। मान लो भाड़ा 5 रुपया लिया करता था, तो वो हो गया फिक्स चार्ज। चाहे आप थाना चौक उतरिए या आप मेरे कोचिंग उतरिए या परिवार प्रोग्राम करिए, कहीं उतरिएगा भाड़ा 5 का 5 रहेगा। आप चढ़ गए, फिक्स हो गया वो। आप चाहे उतर करके 10 कदम बाद उतर जाइए, भाड़ा उतना ही लेगा, नहीं दोगे तो लड़ेगा तुमसे, ठीक है। तो ये हो गया फिक्स चार्ज। क्या इस ये फिक्स हो गया ना, स्टेशन से विद्यापीठ चौक का जो भाड़ा था, जो भी था, वो फिक्स हो गया। उसके बाद कह रहा है कि आप प्रति किलोमीटर का भाड़ा अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग दे दीजिए। मान लो हर एक किलोमीटर का भाड़ा रुपीज क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं पर किलोमीटर, बट इस डिस्टेंस को कवर करने के बाद है ना, मतलब फिक्स चार्ज एक आपका फिक्स कर दे, उतना लगेगा ही लगेगा। उसके बाद जितना चलिएगा उसका भाड़ा फिक्स कर दे, हर एक किलोमीटर का 10 रुपया या 20 रुपये फिक्स कर दे, ठीक है ना। ये इस क्वेश्चन का मीनिंग हुआ। तो एक ऑटो है जिसका फिक्स चार्ज सिर्फ उस पर पैर रखने का, मतलब बैठ गए तो फिक्स चार्ज का हो गया, उतना आपको देना है। उसके बाद जितना चलिएगा उसका पेमेंट करते रहना पड़ेगा। तो एक टैक्सी है जिसमें 2 तरह का चार्ज, एक फिक्स चार्ज है, दूसरा क्या है, रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर। इससे कुछ मिला कुछ नहीं मिला, इसको छोड़ दीजिए। यहां से सिर्फ आपको बताया एक टैक्सी क्या कर रहा है, 2 तरह का चार्ज दे रहा है, एक फिक्स चार्ज और एक पर किलोमीटर पर चार्ज दे रहा है। अब हम लोग पहला कितना बनेगा, है ना। एक पर्सन ने 60 किलोमीटर चला, उसने कितना रुपया दिया, 9,000, ठीक है। पहले क्वेश्चंस के अंतिम पड़ाव का ये फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर निकालने का रहा है। 2 चीज ना, तो किसको माने x, लेट फिक्स चार्ज बी रुपीज क्या x एंड चार्ज पर किलोमीटर बी रुपीज। हर एक किलोमीटर का बाद में वाई वाई ले रहा है वो। अगर उसने कुल मिलाकर 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर समझ लो, तुम इस क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा वे समझोगे। एक आप ट्रेन है या मान लो ऑटो है, उस पर एक फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज में आप लोग बैठ गया तो आपको एनी हाउ x रुपया देना है, क्या। उसके बाद जितने किलोमीटर को चलिएगा उसका प्रति किलोमीटर के रेट से ले रहा है वो। ये क्वेश्चन डिफरेंट हो गया। हम डिस्टेंस विद्यापीठ जो क्लियर हो रहा है यहाँ पर नहीं होता, बस आपने उस ऑटो में बैठा तो आपसे x वो लेगा, उसके बाद जितना चलिएगा प्रति किलोमीटर का वो वाई ले रहा है, ठीक है। तो बोलो पहले केस में जो भी ग्राहक बैठा उस ऑटो पर उसको x तो एनी दे दिया, पहले वो जमा कर दिया। उसके बाद वो कितना चला, वो 60 किलोमीटर चला, तो 60 किलोमीटर कितना रुपया दिया होगा वो, सोचिए। 1 किलोमीटर का वो कितना दे रहा है, वाई रुपीज। 60 किलोमीटर का वो कितना दिया होगा, इसमें x रुपया दिया तो वो 1 किलोमीटर चला नहीं, सिर्फ बैठने का दिया वो,
कि आपके ऑटो को हम रिजर्व किए, लीजिए इतना रुपये ले लीजिए, ठीक है, ये फिक्स हो गया कितना आपको देना है या नहीं आपको। उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर का वो 60 कितना वाई ले रहा है, सब मिला के वो आदमी 60 चला तो 60 कितना दिया होगा, तो ये क्या हुआ आपका टोटल कॉस्ट हो गया। उस ऑटो वाले को इतना रुपए की आमदनी हुई, और वो आमदनी किसके इक्वल दी गई है, 960। सही है। चलो दूसरा एक क्वेश्चन बनाओगे, क्या होगा तुम अंजलि, सोच करो। वेरी गुड, x प्लस 80y होगा। फिर दूसरा आदमी गया, वो 80 किलोमीटर चला, वो भी पहले x दिया होगा, पहले x देना है उसको, नहीं आओ चढ़ गया x दे दो तुम उसको। उसके बाद जितना चल रहा है y देना है, 80 कितना पे 80y, सब मिला कॉस्ट कितना 12,000 सॉल्व कर लेंगे उसको, ठीक है ना। बस यहाँ फिक्स चार्ज में कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में फिक्स चार्ज में डिस्टेंस भी होता है, वो उसमें नहीं था, हम डिस्टेंस के आधार समझाएंगे उसको पहले वाले केस में। क्वेश्चन को मैं लिखाऊंगा नहीं, बस सिर्फ समझाऊंगा, बनाना आप लोग खुद से। क्वेश्चन बहुत बड़ा, थोड़ा सीखिए, सभी ध्यान से सुनोगे, सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन को, ध्यान दो। क्राइक पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इन ए स्कूल। एक स्कूल है, उस स्कूल में मान लो कुछ बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना इस पर। तो कहता है इसमें भी एक फिक्स चार्ज है और एक रिमेनिंग चार्ज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डेज टेकन फूड फ्रॉम द मेस। A part of monthly hostel charge in a school is fixed and remaining depends on number of days one has taken food in the mess. मीन्स हॉस्टल में आप रह रहे हो, ठीक है, तो आपका वो रहने का सिर्फ खर्च को उस पर चार्ज जोड़ता है, खाने का अलग से देगा मान लो। तो मान लो एक हॉस्टल में फिक्स चार्ज है, एक क्या है फिक्स चार्ज है, और एक क्या है चार्ज पर डे है, किसके लिए, मेस जिसमें आप लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, मैं फिर बोल रहा हूं। कहता है कि व्हेन ए स्टूडेंट ए, एक विद्यार्थी है जिसका नाम मान लो ए है, स्टूडेंट का नाम ए है, उसने क्या किया, उसने 22 दिन एक मेस से खाना खाया, ठीक है, मेस से कितना खाना खाया, 22 दिन वो खाना खाया मेस में, तो 8 दिन मान लो गया वो बाहर हो। उसने कितना रुपया पे किया, 4,250 रुपया पे कर दिया हॉस्टल इंचार्ज को, ठीक है। फिर दूसरा स्टूडेंट बी आया, फिर सुनोगे, पहला स्टूडेंट ए कितना दिन लंच किया, 22 दिन लंच किया, तो टोटल कितना रुपए किया, 4,250 रुपया पे किया उस हॉस्टल इंचार्ज को। दूसरा स्टूडेंट बी जो था वो 28 दिन लंच किया, और उसने कितना पे किया, उसने पे किया आपका 5,150 रुपया, ठीक है। ये सिर्फ खाने का चार्ज है, रहने का जो सोने का चार्ज वो सब फिक्स है, इसी में आएगा। फिर क्वेश्चन है फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर डे। तो पहले किसको मानेंगे, एक्स फिक्स चार्ज मान लेंगे ना, लेट फिक्स चार्ज बी रुपीज एक्स, इतना रुपया हॉस्टल में रहने का वगैरह का, ठीक है, बाकी सब चीज का पढ़ाई का मान। और फिर चार्ज पर डे, ये किसका लेना है, तो खाने का ना, वो कितना है रुपीज भाई। और पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, स्टूडेंट ए के लिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, सही है, 4,250, सही है ना। फिक्स चार्ज देना पड़ेगा यहाँ उसको, 22 दिन लंच किया तो 22 दिन का पे कितना करना है, 22 वाई सब मिला कितना पे कितना पे, ठीक है। और सेकंड क्या बन गया, तो बताओ, सिंपल x प्लस 28y इक्वल टू 5,150, ठीक है। जो निकालने का क्वेश्चन उसको ऐसा मानना, हमेशा x y मान लेंगे, उसके बाद पढ़ लो क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्व सब कुछ कर लोगे इसको। एक और देखो फास्ट में, क्वेश्चन लिखाना थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए आपका क्वेश्चन बुक अगर संभव है तो लेके आओगे कल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर ध्यान देना इसको लिखा देते हैं।
the monthly income of A and B are in ratio 8:7 and their expenditures in ratio 19:16. If it saves rupees 5,000 per month, find monthly income of each. चलिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो सब। पढ़ लिए? हो गया? सभी ध्यान सुनो, ध्यान देना। ए और बी का मंथली इनकम का रेशियो 8:7 है। अच्छा, राम और श्याम के एज का रेशियो अगर 2:3 है तो राम के एज को क्या मानते थे? 2x, श्याम को 3x मानते हैं ना। तो यहाँ पर ए और बी के मंथली इनकम का रेशियो 8:7 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बोलो एज इनकम क्या मानोगे? एज का इनकम 8 मानोगे और बी का इनकम क्या मानोगे? 7x 7y 7x ही मानेंगे, रेशियो सेम है ना, वहां x तो x आना तब ना काटेंगे तो x कट जाएगा, इतने आंसर आएगा। ठीक है, ये ए और बी का मंथली इनकम आ गया। चलिए उसके बाद ध्यान देना, एक्सपेंडिचर मींस होता है खर्च। उनके खर्च का रेशियो क्या है? 19:16। Therefore बोलो एज एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 19y, वेरी गुड। और बी का खर्च कितना हो गया? 16y। चलो अब ध्यान देना, ए ने एक मंथ में इतना कमाया, ए ने एक मंथ में इतना खर्च किया, तो कितना सेव किया? इतना वो अर्न किया, इतना इन्वेस्ट खर्च कर दिया, तो कितना बचा उसके पास? तुम 50 रुपए मान लो मंथ में कमा रहे हो, 20 रुपए खर्च कर रहे हो, कितना बच रहा है? 30 कहां से लाए? 50 में 20 माइनस करके लाए ना। जितना कमाए उसमें जितना खर्च किया माइनस कर दिए, तो बच करके मिलेगा जितना जमा किए। कितना सेव किया? ए ने कितना, दोनों ने किया कितना? 5,000 सेव के ऐसे मैं क्या किया? अरे 8x को कमाया है, 19y खर्च किया है, ए ने कितना बचाया पैसा? 8x माइनस 9 नहीं, और कितना सेव किया वो क्वेश्चन लिखा हुआ है 5,000। इसको किसके को करिए? 5,000। ठीक है, तुम मान लो 10,000 मंथ में कमा रहे हो, 8,000 खर्च कर रहे हो, कितना बच रहा? 2,000 ना। 2,000 कहां से लाए? 10 में 8 माइनस करके लाए, इतना कमाए, इतना खर्च किए, माइनस के सेविंग मिल गया हम लोग को। उस तरफ बी का बोलो कितना होगा? बी कितना कमाया? बी कमाया कम, तो खर्च भी किया कम खर्च किया ना। बी ए से कम कमाया, खर्च बी से कम किया, तो फिर जमा कितना कर दिया? वो जमा उतना ही कर दिया। तो कमाया कम तो खर्च भी कम किया, बैलेंस करके जमा उतना ही कर दिया। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कौन रहा? ये रहा ना। ठीक है, अब सॉल्व कर लेंगे इसको। सॉल्व करेंगे एक्स वाई मिल जाएगा, एक्स वाई का यहाँ पुट करेंगे, मिल जाएगा इनकम क्या दोनों का। ठीक है, तो हमारे क्या किए, यहाँ रेशियो था इसीलिए एक्स वाई नहीं माने। ठीक है, रेशियो को तोड़ने में अपने आप एक्स वाई चाहिए, तो यहाँ पर क्यों मानेंगे हम? यहाँ फिर ने बोला, सुनो क्या बोल रहा हूँ क्वेश्चन में। अभी तक आप जो क्वेश्चन बनाए उसमें सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या निकालने का रहा है? फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच निकालने का रहा है। मंथली इनकम को एक्स वाई क्यों मानेंगे हम? क्योंकि यहाँ पहले ही मंथली इनकम का रेशियो दिया हुआ है, रेशियो को ही तोड़ के इसमें एक्स वाई लगा दीजिए, अपने आप मिल जाएगा मंथली इनकम क्या है। ठीक है,
हो गया ना। चलिए इस तरह से आप लोग प्रयास कीजिए क्वेश्चन बनाने का अभी ही, तब तक हम ग्रुप में ऐड करेंगे। सबके पास बुक तो नहीं होगा, है बुक? चलो बुक है आपके लोग के पास, तो बनाओगे क्वेश्चन नंबर 3 का 3 बनाओगे और 4 अभी बनाने कर रहे हैं। 3 और 4 बनाओगे।